हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने देखा हरिहर काका, जो हमारा चैप्टर है पूरक वांचन में, तो हरिहर काका को महंत जी अपनी ठाकुर बाड़ी ले गए हैं और अपने भाई जब खेत से खलियान से घर आते हैं तब उनको पता चलता है तो भाई को लेने के लिए महंत के वहाँ जाते हैं। तो अब महंत जी ना बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अभी अभी हरिहर काका बीमारी से उठे हैं, उनके मन को शांति के लिए एक दिन यह रहने दो। लेकिन उनके भाई उन्हें घर चलने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुर बाड़ी के साधु संत उन्होंने समझाने लगे कि वहाँ उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुर बाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अंततः भाइयों को वहाँ से निराश होकर लौटना पड़ा, यानी कि वहाँ से भाई वहाँ अपने भाई को ठाकुर बाड़ी में ही छोड़ के घर आए। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए मिष्ठान और व्यंजन मिले, वैसे उन्होंने कभी कभी नहीं खाए होंगे। घी टपकते मालपूड़े बनाए, रस बोनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर। पुजारी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा हरिहर काका को। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुर बाड़ी में जो सुख शांति और संतोष मिला वह अपने अब तक किसी जीवन में उन्होंने पाया नहीं था। हरिहर काका ने इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके क्योंकि अपने भाई ठाकुर बाड़ी में है। भावी आशंका उनके मन को मत्ती रही। 15 बीघे खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति अगर हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं के नहीं रह गई। अब उधर क्या होता है, अपने 3 भाई चिंता कर रहे हैं कि यदि जो भाई को महंत जी समझा बुझा लेकर अपनी 15 बीघा जमीन ले लेंगे, ठाकुर जी के नाम कर देंगे, तो हमारे तो वो हम किसी समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे और उपजाऊ वाली जमीन है वो 2 लाख से अधिक की संपत्ति है। तो ये तीनों भाई चिंता करते रहे। सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुर बाड़ी पहुंचे। सुबह होते ही वो पुनः जाते हैं। हरिहर काका के पांव पकड़कर रोने लगे, अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफी मांगने लगे तथा उन्हें दंड देने की बात कही। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई। हरिहर काका का दिल पसीज गया। वह पुनः वापस घर लौट आए। अपने भाइयों ने वहां जाकर रोए धोए, इसलिए सब वो भाई का मन पिघल गया और वो घर आए। हरिहर काका अपने भाइयों के साथ घर आए, लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उन्होंने सुखद आश्चर्य में डाल दिया। घर के छोटे बड़े सब उनको सिर आंखों पर रखते थे, अब तो अच्छे रखने लगे हरिहर काका को। सब भाई, पत्नियां, बच्चे, बड़े सब भाइयों की पत्नियों के पैर पर तक माथा रख गलती के लिए क्षमा याचना की। क्षमा मांगने लगी उनकी पत्नियां। फिर उनकी अवाभगत और जो खातिर शुरू हुई वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होने लगी। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जन खाना नाश्ता तैयार करते। 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद, 3 भाइयों की पत्नियां, 2 उनकी बहुएं। हरिहर काका आराम से दालान में पड़ते रहे। जिस किसी चीज़ की इच्छा होती आवाज़ लगाते ही हाजिर हो जाती थी। अब तो बहुत खातिरदारी करने लगे अपने काका हरिहर काका की। वे समझ गए थे कि यह सब महंत जी के चलने ही हो रहा है, इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते ही जा रहे थे कि ये महंत जी ने ऐसा किया, मुझे एक दिन रुक लिया, वो इसलिए ये सब हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य को स्वयं वाकिफ हो जाते हैं। हरिहर काका की किसी इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज़्यादा पैनी और असरदार होती है। घटनाएं स्वयं बहुत कुछ कह देती है, लोगों के कहने की ज़रूरत नहीं रहती। कुछ होता है तो घर से पहले गाँव वालों को पता चल जाता है और नमक छिड़क कर बात को बड़ी करके आगे भेज देते हैं। न तो गांव के लोगों को महंत जी ने कुछ कहा था और न हरिहर काका के भाइयों ने कहा था। इसके बावजूद गांव के लोगों को सच्चाई अवगत हो गई थी कि क्या हुआ है। फिर तो गांव के बैठकों में बातें जो सिलसिला चल निकला उसका कहीं और अंत नहीं। हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू। कुछ लोग कहते कि हरिहर को अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए। अब गाँव में बातें शुरू हो गई कि हरिहर को गाँव की जमीन जो अपनी जमीन है वो ठाकुर जी के नाम कर देनी चाहिए। इससे उत्तम कुछ नहीं, इससे कीर्ति भी अचल बनी रहेगी। इससे विपरीत कुछ लोग क्या कहते थे कि मान्यता यह थी कि भाई का तो परिवार तो अपना ही होता है। एक तरफ के लोग ऐसा ही बोलते थे कि ठाकुर जी के नाम लिख दी हो तो अच्छा हो, और एक तरफ के लोग क्या बोलते थे कि अपने भाई का परिवार तो अपना होता है, अपनी जायदाद उन्हें न
देना उनके साथ अन्याय होगा, भाइयों के साथ भी अन्याय होगा न देंगे तो। खून के रिश्ते के बीच दीवार बन जाएगी, जो अपने भाई है उसके रिश्ते के बीच दीवार बन जाएगी। जितने मुंह उतनी बातें, गांव में जितने मुंह उतनी अलग अलग बातें सब करते थे। ऐसा जबरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो। अब लोग क्या राह ही देख रहे होते हैं कि कुछ हो। हालांकि इस क्रम में बातें गर्माहट भरी होने लगी। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दोनों वर्गों में बंटने लगे थे। कोई भाइयों के परिवार की तरफ था तो कोई महंत जी की ठाकुरबाड़ी तरफ था। हरिहर अपने हिस्से की जमीन ठाकुर जी के नाम लिख दे तब यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ इलाके की ही सबसे ठाकुरबाड़ी होगी, क्योंकि इतनी बड़ी जो जमीन महंत जी को मिल जाएगी तो इलाके की सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी बन जाएगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं कर सकेगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुरबाड़ी से जुड़े हैं। असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता था तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते थे। ये लोग इस वर्ग के हिमायती थे। दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग तथा वैसे किसान भी थे, जिनके यहाँ हरिहर जैसे औरत मर्द पल रहे होते थे। इस गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था हरिहर काका की वजह से, इनकी जमीन की वजह से। जो जमीन सी 15 बीघा, उनकी वजह से गांव के लोग परेशान हो रहे थे और कुछ घटित होने की प्रतीक्षा यानी कि राह देख रहे थे कि क्या होगा अब। इधर भावी आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे कि अपनी जमीन वे उन्हें लिख देंगे, उनके सिवाय उनका अपना है ही कौन। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफ़ी देर तक बात की। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा, चाहे वह अपना भाई या मंदिर का महंत ही क्यों न हो। हमें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों का किसी अन्य कामों में लिख दी थी, लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते की जीवन हो गया, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं रहा। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति थे, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और यह निश्चय किया कि जीते जी किसी को ज़मीन नहीं लिखेगी। अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी। अब यहाँ क्या होता है, एक तरफ अपने भाई समझा रहे, एक तरफ मंदिर के, ये सब गाँव में बात चर्चा हो रही है। लेकिन हरिहर काका अनपढ़ है, लेकिन एक बात तो वो समझ ही गए हैं कि जिन्होंने पहले अपने उत्तराधिकारी से जाना है कि जिन्होंने अपनी जो आगे पीछे कोई न था उनकी ज़मीन जो थी जायदाद थी वो किसी के नाम लिख दी, तो उसके बाद लिख देने के बाद उनका जीवन कुत्तों के जैसा बन गया था। इसलिए एक अनुभव से ये हरिहर काका क्या बोल रहे हैं अपने भाइयों से, जीते जी तो मैं किसी को अपनी ज़मीन लिखूंगा नहीं। अपने भाइयों को बोल रहे हैं कि मेरे मरने के बाद तो मेरी ज़मीन आपकी ही हो जाएगी, तो आपको इस विषय में कोई चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन लेकर भाई बता रहा है कि मैं ज़मीन लेकर तो कोई साथ जाने वाला नहीं हूँ, इसलिए लिखवाने की क्या ज़रूरत है। उधर महंत जी हरिहर काका की टोह में रहने लगे, जहाँ कहीं एकांत पाते कह उठते। अब महंत जी को क्या था, हरिहर की ज़मीन पर आंख लग गई थी। विलम्ब न करो हरिहर, शुभ काम में देर नहीं करते, चलकर ठाकुर जी के नाम ज़मीन व्यय कर दो, फिर पूरी जिंदगी ठाकुरबाड़ी में राज करो। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक प्राप्त करोगे। महंत जी ये 15 बीघा जमीन हरिहर काका की ठाकुरबाड़ी में लिख दे, ऐसा महंत जी कितना समझा रहे हैं कि आप स्वर्ग पाओगे, इतना दान पुण्य करोगे तो आप देवलोक प्राप्त करोगे, आपके लिए विमान आएगा, ये सब समझा रहे हैं महंत जी। लेकिन हरिहर काका न हाँ कहते न ना कहते, वो तो मन ही मन समझ गए हैं। ना कहकर वे महंत जी को दुखी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं मिल रही थी, अभी तो भाई के परिवार वाले उसको सुख सुविधाएं दे रहे हैं, वे महंत जी की कृपा से ही। क्योंकि महंत जी को कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि महंत जी उन्हें ले गए, तब वो महंत जी की ले जाने के बाद एक दिन वहाँ ठाकुर जी की बाड़ी में रुके, इसलिए तो वो अपने भाई सेवा कर रहे हैं। तो महंत जी को भी कुछ नहीं बोल सकते, अपने परिवार वालों को भी कुछ हाँ और ना कुछ नहीं बोलते हरिहर काका, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़मीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी।
इस मुद्दे पर वे जागरूक हो। अब वो जागरूक हो गए हैं, उसे सब पता चल गया है कि जीते जी मैं अपनी जमीन लिखूंगा तो वापस में दुखी होने वाला। पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ते जा रही थी। अब जाल में फंसी चिड़िया पकड़ के बाहर हो गई थी। महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे कि एक बार हरिहर काका हमारी जाल में फंस गए थे, अब वो निकल गए हैं। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर दर संकट में पड़ गया है। एक और वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दो, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार की मोहमाया बंध जाती है। इस स्थिति में हरिहर काका उपकरण व जबरदस्ती उससे लिखवाने के लिए अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं। महंत जी क्या सोच रहे हैं कि इस विकल्प में अभी इस टाइम पे हरिहर काका को जमीन जबरदस्ती अंगूठा यानी कि साइन करवाने का कोई और रास्ता नहीं, ये महंत जी सोच रहे हैं। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा, एक बार लिख देगा फिर स्वयं राजी हो जाएगा, अब जबरदस्ती ये काम करवाना पड़ेगा, ये महंत जी सोच रहा। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी है। अपनी योजना के कार्य रूप में परिणत करने के लिए वह जी जान से जुट गए। अब एक ही उसका लक्ष्य रहा कि अब तो हरिहर काका की जमीन ठाकुर बारी में लिखवा कर ही रहे। हालांकि यह सब गोपनीय का निर्वाह करते हुए वह कह रहे थे। अब ये सब गोपनीय मतलब बाप छुप छुप कर ये करने सब वाले थे। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी, मतलब इसकी कोई जानकारी नहीं थी। महंत जी को छुप कर करना था ये काम, क्योंकि उसके भाइयों को पता चल जाएगा तो वो तो नहीं लिखने देंगे जमीन। बात अभी हाल की है। अब परिस्थिति क्या हो रही है, आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उनके पक्षगर भाला गंडास और बंदूक ले लैस एकाएक हरिहर काका के दालान पर आ दंगे। अब रात को क्या हुआ, जैसे डाकू किसी को पकड़ने आते हैं वैसे साधु संत और उनके पक्षगर उनके पक्ष में जो थे गांव वाले वो सब आ गए। और हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे और उनके भाइयों को तो पता नहीं था कि ऐसे वो कोई आएगा और मेरे भाई को ले जाएगा। इससे पहले कि वे झबाई कार्रवाई करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाए, तब तक आक्रमणकारी उनके पीठ लाद कर चंपत हो गए, यानी कि हरिहर काका को पकड़कर ले गए। गांव में किसी ने ऐसी घटना देखी नहीं थी, सुनी नहीं थी, आज तक ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी। सारा गांव जाग गया। शुभ चिंतक तो उन्हें यहाँ जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत, सब गाँव वालों तो क्या करना है, बस यही प्रतीक्षा देख रहे थे कि अब क्या होगा हरिहर काका की जमीन के विषय पर। तो हरिहर काका के भाई लोग साथ उन्हें ढूंढने निकले। अब हरिहर काका को कौन लेगा ये पता नहीं था, उनके भाई ढूंढने निकले गए। उन्हें लगा कि यह महंत का काम है। एक बार लग तो गया कि ये काम महंत का ही होगा। वे मैं दल भर ठाकुरबाड़ी जा, सबसे पहले वो ठाकुरबाड़ी ही गए उनके भाई की खोज के लिए। वहाँ खामोश और शांति नजर आई, तो वह सब सन्नाटा था, शांति थी वहाँ। रोज की भांति ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। वातावरण में रात एकाएक सन्नाटा और सुनापन व्याप्त मिला। उन्हें लगा यह काम महंत का नहीं है। एक बार तो ठाकुरबाड़ी को देख के ऐसा लगा कि इतना सन्नाटा है तो ये काम महंत का होगा नहीं, यानी कि हरिहर काका को हमारे भाई को ये लोग नहीं ले गए होंगे। बाहर के डाकुओं का है, वे तो हरजाने की मोटी रकम लेकर हरिहर काका को मुक्त कर देंगे। एक तरफ ऐसा लगा कि यदि जो डाकू ले गए होंगे तो वो तो ये बड़ी पैसों वाली रकम मांग कर हमारे भाई को छोड़ देंगे। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते। इसी समय ठाकुरबाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज़ सुनाई पड़ी। अब ऐसे वो वापस जा ही रहे थे उनके भाई कि नहीं महंत जी ऐसा नहीं कर सकते, वो किसी और डाकू ले गए होंगे। इतने में अंदर ठाकुरबाड़ी से कुछ धीमी चहल पहल यानी कि आवाज़ सुनाई दी। सबके कान खड़े हो गए। उनके यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में है। सबको ये समझ में आ गया कि नहीं अंदर कुछ हो रहा है, तो हरिहर काका अंदर ही है। अब क्या सोचना, वे ठाकुरबाड़ी का फाटक पीटने लगे। ठाकुरबाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे और बाहर से लोग क्या करने लगे, वो नहीं खोलते तो पत्थर और रोड़े अंदर डालने लगे, गिरने लगे। वे तितर बितर होने लगे। अपने हथियार संभाले अंदर वाले जो लोग थे वो, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुरबाड़ी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई, वह गिर गया। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षगर भाग चले।
जो बार वाले लोग थे वो भाग गए। सिर्फ वे तीनों भाई वहाँ बचे। जो साथ में आए थे तो एक को गोली लग गई, वो बचने के लिए भाग निकले। अपने तीनों के बूते इस युद्ध में जितना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा, इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़े। अब तीनों भाई भी वहाँ से कहाँ मदद के लिए दौड़े? पुलिस स्टेशन मदद के लिए दौड़े, क्योंकि और कोई चारा नहीं था, क्योंकि अंदर से फायरिंग हो रही थी और 3 भाई ही बचे थे। वहाँ तो सब लोग तो चले गए थे, हरिहर काका को बचाने आए थे। पर इधर ठाकुर बाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। अंदर क्या हो रहा था? ठाकुर बाड़ी के अंदर जो हरिहर काका को उठा के ले गए थे, तो वहाँ कुछ थोड़े साधु संत जबरदस्ती हरिहर काका को साइन करवा रहे थे, अंगूठा के निशान लगवा रहे थे। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन में आ गए। ऐसा व्यवहार करेगा महंत, तो उसको तो आसमान से जमीन में आ गए वैसा व्यवहार लगा था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे। जिस महंत को वह आदरणीय एवं श्रद्धेय समझते थे, वह महंत अब उन्हें द्रोहित, दुराचारी और पापी नजर आने लगे। हरिहर काका ये सोचते हैं कि ऐसे भी महंत, हमें ऐसा तो अंदाजा ही नहीं था कि महंत मेरे साथ ऐसा करेगा। अब वह महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज़्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था। हरिहर काका ठाकुर बाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़ते हुए और महंत जी उन्हें समझा रहे थे, अब भी समझा रहे थे, जबरदस्ती अंगूठा लगवा रहे थे अपनी जमीन देने के लिए। तुम्हारे भले के लिए ये सब किया गया हरिहर, अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोग ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस तरह संकट में तुम पड़े थे उससे उबारने के लिए एकमात्र यही रास्ता है। ऐसा समझा रहे हैं महंत जी कि तुम धर्म संकट में पड़े हो, तो उसे उगारने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। एक और ठाकुर बाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी बार जो भाई थे वो पुलिस स्टेशन पुलिस को लेने के लिए गए थे। तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले पुलिस जीप के साथ ठाकुर बाड़ी आ पहुंचे। जीप से तीनों भाई एक दरोगा से पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुर बाड़ी के फाटक पर आवाज़ लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवान नहीं। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुर बाड़ी के चारों तरफ घेर डालना शुरू किया। ठाकुर बाड़ी अगर छोटी रही थी तो पुलिस जवान आसानी से घेर लेते, लेकिन ठाकुर बाड़ी तो बहुत बड़ी थी, बहुत बड़े घेराव में थी। लेकिन विशालकाय ठाकुर बाड़ी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ था, क्योंकि 8 ही जन थे वो पुलिस वाले। फिर भी जितना संभव हो सके उस रूप से उन्होंने घेर डाला और अपना अपना मोर्चा संभाला। सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। वहाँ पुलिस आ गई, सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुर बाड़ी पहुँचेंगे तो ठाकुर बाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठाकुर बाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था। अंदर वालों को पता चल गया था कि बाहर पुलिस है, इसलिए अंदर से कोई पत्थर या रोड़े बाहर नहीं डाले। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुर बाड़ी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण, यानी कि तुम हम आत्मसमर्पण के लिए आवाज़ लगा रहे थे। पुलिस अब सुबह होने को आई थी। पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायरिंग किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुर बाड़ी की ओर से कोई जबान नहीं आ रही थी। अंदर से कोई आवाज़, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, कोई बोल ही नहीं रहा था अंदर से। सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुर बाड़ी का फाटक खोल दिया। एक वृद्ध साधु ने ठाकुर बाड़ी का फाटक खोल दिया। उन साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंच हरिहर काका तथा ठाकुर बाड़ी के महंत, पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछा। वो पुलिस पूछती है वो 80 साल के वृद्ध को, पर उन्होंने कुछ बताने से इनकार कर दिया और डांट लगाई, धमकियाँ दी, लेकिन एक ही वाक्य कहता था वो वृद्ध कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। लेकिन साधु की वह देखकर पुलिस इंचार्ज को महटिया जाना पड़ा। वो मारपीट का सहारा लेकर भी बातें उगलवा, लेकिन वो तो वृद्ध साधु थे। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुर बाड़ी की तलाशी लेने लगे। अब वो उसे एक तरफ रहने दिया, वो कुछ बोलता ही नहीं था वृद्ध कि मुझे कुछ पता ही नहीं। तो अब वो
ठाकुर बाड़ी की तलाशी लेने लगे, लेकिन न तो ठाकुर बाड़ी के नीचे के कमरों में कोई पाया, न छत के कमरों में। पुलिस जवानों ने खूब छानबीन की, लेकिन वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुर बाड़ी में मिला ही नहीं। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्रय से गिर गए। अब चिंता करने लगे, वो गिर गए कि हरिहर काका मतलब भाई को कहाँ ले गए होंगे। ठाकुर बाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए, ऐसा सोचने लगे। अब क्या होगा? काफ़ी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे कि अब तो पुलिस आ गई है, हमारे भाई वापस ही मिल जाएंगे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे। लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ। न साधु मिले, न हरिहर काका मिले। कुछ नहीं हुआ। इन दोनों के बीच पुलिस को लाया गया था, लेकिन ठाकुर बाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले से ली गई थी। बाद में कमरों की चिटकिनी बंद थी। जिन कमरे बंद थे उन्हें भी खोलकर देखा गया। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटका हुआ था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वहीं एकत्र हो गए। उस कमरे की कुंची की मांग वृद्ध साधु को की गई कि ये कमरा है, उसकी कुंची दो, मतलब की दो इसकी, ताले को खोलने की। तो वो साधु बोला मेरे पास नहीं है। जब उसे पूछा गया इस कमरे में क्या है, तो तब उसने क्या जवाब दिया? पुलिस इंचार्ज यह सोच रही थी कि कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए, तो उसने जवाब दिया कि अंदर तो अनाज भरा है। अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। बातें हो रही थी ना बाहर, ये पुलिस बातें बुद्धू को पूछ रहे थे, तो वो बोल रहा था अनाज, तो अंदर किसी ने धक्का दिया। पुलिस जवान सावधान हो गई कि अंदर कोई है, अनाज नहीं, अंदर कोई है। ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोल दिया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले, ताला तोड़ दिया पुलिस ने, तो जो स्थिति में मिले उसे देखकर भाइयों का खून खौल उठा। क्रोधित हो गए, गुस्से हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। उस वक्त अगर महंत, पुजारी या अन्य जवान साधु उन्हें नजर आते तो वो जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। ऐसा हाल करके हरिहर काका को मुंह में कपड़ा डाल के बांध कर, हाथ पैरों को बांध कर छोड़कर वो भाग गए थे। ऐसे हालत में हरिहर काका मिले। देखो यहाँ पे पिक बताया गया है कि ऐसी हालत में हरिहर काका अंदर से मिले। हरिहर काका के हाथ और पांव तो बांध ही दिए गए थे। उनके मुंह में कपड़ा ठूसकर बांध दिया गया था कि बूम न लगाए, जोर से आवाज़ न लगाए। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए और उसको धक्का दिया। पैर दरवाजे से धक्का लगाया तभी पता चला। काका को बंधन मुक्त किया गया। मुँह से कपड़े निकाले। हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी के महंत, पुजारी और साधु की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे ये लोग पकड़ के लाए, ऐसा कर रहे थे, ये सब बता दिया। डाकू हत्यारे से कसाई है, इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से वो भाग गए हैं। उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागजों पर जबरदस्ती मेरे अंगूठे का निशान लिया है। ये सब हरिहर काका ने पुलिस और अपने भाई को बयान दे दिया, बता दिया। हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। उनके शब्द शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो गई कि ऐसे भी साधु होते हैं, नफरत हो जाए, ऐसे कार्य किया है हरिहर काका के साथ। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुर बाड़ी, महंत, पुजारी और साधु के बारे में कहा। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। अब वो अपने भाइयों के साथ फिर वापस आके रहने लगे। इस बार उन्हें दालान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया। अब बाहर नहीं, अंदर रखा गया, क्योंकि सेफ रहे अंदर। किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संचोच कर, छिपा कर उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने सुरमा थे सबको बुला लिया गया। हथियार जुटा लिए गए। 24 घंटे पहरे लगा दिए गए कि कोई आकर हरिहर काका को उठा के न ले जाए। 24 घंटे पहरे लगे थे। आवश्यक कार्यवश काका के घर गांव से निकलते 4-5 संख्या में हथियारों से लैस लगे जाते थे। आगे पीछे वो चलते रहते थे। रात में चारों तरफ घेर कर सोते थे। भाइयों की ड्यूटी बांट ली गई थी।
इधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य भी बदल गया। एक से एक खूंखार लोग ठाकुरबाड़ी में आ गए थे। उन्हें देखकर डर लगता था। गांव के बच्चों ने ठाकुरबाड़ी की ओर जाना छोड़ दिया था। अब ठाकुरबाड़ी पहले की ठाकुरबाड़ी की तरह रही नहीं इस घटना से। और अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो गए। अब तो वो भी सजाग हो गए। वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर सम्मान सुरक्षा प्रदान करने लगे, उसकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं बल्कि उनकी जायदाद है। अब हरिहर काका दिन ब दिन ऐसे इसके साथ जो परिस्थिति बन रही है, तो वो ही समझ रहे हैं कि मेरे भाई जो मेरी ये खातिरदारी कर रहे हैं वो भी ये जायदाद के लिए ही कर रहे हैं। वो मन ही मन समझ गए थे, जो एक महंत साधु ऐसा कर सकते हैं तो वो भाई क्यों नहीं कर सकता, ऐसा भाई भी ऐसा करेगा और वो बाहर वाले लोग भी ऐसा करेंगे। अन्यथा वे उनके पूछते तक नहीं। इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है। हरिहर काका को अब सब नजर आने लगा। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर से सच्चाई भी, ये मुझे महंत ऐसी बातें क्यों करता था, वो समझ में आ गया सब। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने के पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया गया था। किसी भी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते थे वो लोग। बिना किसी परिश्रम के बिना धन मिलता और वो आराम से रहेंगे तो क्यों ऐसा नहीं करेंगे मेरे साथ। तो ये सब हरिहर काका मन ही मन तय कर लिया कि महंत को वे अपने पास फटकने तक नहीं देते, साथ ही अपनी ज़िंदगी में अपने जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे। अब एक मन से मक्कम हो गए हरिहर काका और तय कर लिया कि मेरे भाइयों को भी जीते जमीन नहीं लिखूंगा और महंत को तो कभी नहीं। दूध की मक्खी हो जाएगी, लोग निकाल कर फेंक देंगे, कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं। जो मैं ज़मीन एक बार लिख दूंगा तो मुझे कोई पूछेगा नहीं। बुढ़ापे का दुख बिताएंगे नहीं बीतेगा, और बुढ़ापे में जो ज़्यादा दुख होगा तो मेरी सेवा करने कोई नहीं आएगा। ये सब समझ गए हरिहर काका, तो अब बहुत ही होशियार होने लगे। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ और दूसरा तैयार हो रहा है। कुछ सोच और रहे थे। ठाकुरबाड़ी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था, उसी दिन भाइयों ने जिस दिन लाया गया था ना, उसी दिन उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे, विधिवत अपनी जायदाद अपने भतीजे के नाम लिख दो। ये सब लोग समझा रहे थे हरिहर काका को। वह जब ऐसा नहीं करेंगे तब महंत की गिरती दृष्टि ऊपर लगी रहेगी। जब तक तुम ये जमीन नहीं लिखोगे अपने भतीजे के नाम, तब तक महंत जी की दृष्टि आप पे रहेगी। तो आप ये काम कर दो, ऐसा समझा रहे थे। सुबह दोपहर शाम रात गई तक यही चर्चा, लेकिन हरिहर काका साफ नकारे जाते। मेरे बाद मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः मिल जाएगी, इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं। महंत ने अंगूठे को जो जबरदस्त लिए गए हैं उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया है। वो एक ही बस बोल रहे हरिहर काका कि जीते जीतो मैं किसी को ज़मीन नहीं लिखूंगा। भाई सब समझाते समझाते हार गए। तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू किया, और वो थक गए समझाते समझाते। तो क्या करने लगे, डांटने लगे, दबाव देने लगे। स्पष्ट कह दिया कि जिंदगी में वह नहीं लिखेंगे। बस एक रात भाइयों ने क्या किया, महंत जी के जैसा ही रूप धारण किया, और सहयोगी ने धारण ये रूप किया। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि मेरे भाई मेरे साथ ऐसा भी वर्तन करेंगे। अब देखो आगे क्या होता है। उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा के लिए तैयार रहते थे, अपना अभिन्न समझते थे, उनकी नींद ही सोते हैं और जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खो गए। एक रात क्या हुआ, अपने भाई हरिहर काका को मारने के लिए हथियार लेकर सामने खड़े हो गए। सीधे मन से कागजों पर, जैसे महंत जी ने किया वैसे अपने भाइयों ने किया, कागज पर जबरदस्त साइन अंगूठे के निशान बनाते। चलो अन्यथा मार कर यही घर से अंदर गाड़ देंगे, यहाँ अंगूठे के निशान लगाओ, नहीं तो तुमको मार कर अंदर गाड़ देंगे, किसी को पता सूचना तक नहीं दी जाएगी। अगर पहले वाली बात होती, क्योंकि अगर पहले बना होता ये बना तो ये हरिहर काका डर जाते। लेकिन हरिहर काका तो अब ज्ञानी हो गए हैं। अज्ञान की स्थिति में मनुष्य मृत्यु से डरते हैं, लेकिन अब तो वो ज्ञात हो गए हैं। सब जान लिया कि मेरी ज़मीन के लिए मुझे सब प्रेम करते हैं, ये सब मेरी ज़मीन के लिए है। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यक पड़ने पर मृत्यु के वर्ण भरने के लिए तैयार हो जाता है।
हरिहर काका ने सोच लिया कि ये सब एक बार उन्हें मार देगी, वही ठीक होगा। लेकिन अपनी जमीन लिखकर रमेश सर की विधवा की तरह शेष जिंदगी, एक गांव की विधवा है तो वो अभी दुख के दिन बिता रही है, तो उसकी तरह मैं जिंदगी नहीं जीऊँगा, घुट घुर कर मरे, यह ठीक नहीं है। रमेश सर की विधवा को बदला फुसला कर हिस्से की जमीन रमेश सर के भाइयों ने लिख दी थी। ये प्रसंग बता रहे हैं हरिहर काका कि जो ये विधवा की जमीन उनके भाइयों ने लिख दी थी, फिर वो दुख के दिन बिता रही है, तो मेरे साथ ऐसा ही होने वाला है। खूब आदर मान किया, लेकिन बुढ़ापे में दोनों खून खाना देने उन्हें अखरने लगा। अंत में उसकी वही दुर्गति हुई। गांव के लोग देखकर सिहर जाते। हरिहर काका को लगता कि अगर रमेश सर की विधवा ने अपनी जमीन नहीं लिखी तो अंत तक लोग उसके पांव पखारते, ये बताते, इसलिए मैं जमीन नहीं लिखता, क्योंकि मेरे भी दिन ऐसे आएंगे जो मैं लिख दूंगा तो मुझे भी ऐसी तकलीफ होगी। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए, गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी एक गुर जमीन भी तुम्हें नहीं। स्पष्ट ना कर दिया अपने भाइयों को कि मैं जमीन नहीं दूंगा। तुम सब ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं हो, वो भी मुझे ऐसा ही बर्ताव करते थे, तुम मेरे भाई हो तो भी मेरे साथ ऐसा ही बर्तन करते हो। देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे। भाई क्या बोल रहे हैं, लिखना तो तुम्हें ही है, चाहे हंस के लिखो या रो के लिखो, तुम्हें लिखना तो पड़ेगा ही, ऐसा बोल रहे। देखो ये पीक बताया है, अपने भाई मारने के लिए खड़े हो गए हैं तीनों अपने भाई हरिहर काका को। जायदाद के लिए क्या कुछ नहीं करते लोग। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथपाई शुरू हो गई। वो तो हरिहर काका तो अकेले थे, वो सामने 3 भाई थे। अब क्या करते थे, निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन भाई की मजबूती से पकड़ लिया गया था। अकेले हरिहर काका लोगों के जूझ सकने में अमर थे, वो तो अकेले थे, इस तीनों के सामने कैसे पड़ेंगे बेचारे। उन्होंने भी क्या किया, चिल्लाना शुरू कर दिया हरिहर काका ने। तो उन्हें भाइयों को पता चला कि ये मुंह में पहले कपड़ा लपेट देना चाहिए था। ये बूम जैसे जोर से चिल्लाए तो क्या हुआ, लेकिन ऐसा करने से पहले काका की आवाज़ बाहर पहुंच गई और गांव में पहुंच गई और पाड़ोस का टोला हो गया। दालान में जुटने लगे लोग। ठाकुरबाड़ी के पक्षगढ़ के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी तक पहुंच गई कि ऐसा हुआ है। चिल्लाने से बाहर लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन वहां उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नातों के लोग गांव के लोगों को समझा देते कि अपने परिवार का निजी मामला है, इससे दूसरों को क्या मतलब। लेकिन महंत जी ने वह तत्परता से फुर्ती दिखाई, काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। वह पुलिस की जीप के साथ आ धमके। अब क्या हुआ, पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो गया। घर तलाशी शुरू हुई। फिर हरिहर काका उससे भी बदतर हालत में बरामदा किया गया। जैसे महंत जी के वहां से लाए थे, वहां ऐसी ही स्थिति हुई। भाइयों के घर पे जिस हालत में ठाकुरबाड़ी से उन्हें बरामद किया गया था। बंधन मुक्त होते और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किए। अभी ये भाइयों का भी बयान लिया। हरिहर काका बोले कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ ये सब किया है। हरिहर काका के पीठ, माथे, पांव जगह जख्म के निशान उभर आए थे। बहुत घबराए हुए लग रहे थे, कांप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छिटक कर होश में लाया गया। भाई और भतीजे पुलिस आते ही वो भाग गए, चंपत हो गए। और पकड़ के रिश्ते में 2 व्यक्ति आए, शेष लोग फरार हो गए। जो बाकी लोग भाग गए, पुलिस आई तब। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं का यह अब तक की उससे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे। ऐसी जो अपने परिवार ने लोगों ने हरिहर काका को ऐसी हालत में किया, तब परिवार से वो एकदम अलग से रहने लगे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले हैं। अब वो उनकी तरफदारी के लिए, उनकी सहायता के लिए 4 राइफलधारी पुलिस उनके पास रख दिए गए हैं। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेगी, तब ठाकुरबाड़ी के महंत अपने लोग के साथ आकर पुनः ले भागेगी। भाइयों को चिंता थी कि फिर महंत आकर ले जाएंगे तो, और यह चिंता महंत जी को भी थी
कि हरिहर को अकेले असुरक्षित पाकर दोनों तरफ चिंता थी। हरिहर काका की जमीन के लिए भाई महंत न ले जाए ये चिंता करते थे और महंत उनके भाई न ले जाए ये चिंता करते थे। इसलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस जवान की मांग की, तब नेपथ्य में रहकर ही उनके भाइयों और महंत जी ने पैरवी लगा दी, पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात दिए गए। अब पुलिस के सहारे हरिहर काका बैठे हैं। जहां तक मैं समझता हूँ, फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुरबाड़ी और अपने भाइयों की ओर से ही मिल रही है। एक तरफ भाई भी वो सुरक्षा दे रहे हैं, नहीं तो ये 4 राइफलधारी क्या सुरक्षा कर देंगे। वहाँ से महंत भी सुरक्षा कर रहे हैं, दोनों तरफ से सुरक्षाएं हैं और अपने आप को हरिहर काका भी सुरक्षा लिए बैठे हैं। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क है कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती करने न पाए। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार पकड़कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्न। अब क्या है कि समझा बुझा कर दोनों दल मतलब कि एक तरफ भाई और एक तरफ महंत जी, दोनों दल प्रयत्नशील रहे हैं हरिहर काका को समझाने बुझाने के लिए। गांव में एक नेताजी है, वह न कोई नौकरी करते हैं और न देखी खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते। अब एक और किस्सा सुनाते हैं कि एक नेताजी है, वो मौज उड़ाते हैं क्योंकि राजनीति के जादुई छड़ी उसके पास है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं। एक किस्सा हुआ तो वो नेताजी को पता चला कि हरिहर काका के साथ ऐसा हुआ है, तो उनके पास जाते हैं और वे बोलते हैं कि आपकी ज़मीन विद्यालय के नाम पे लिख दो, हरिहर काका उच्च विद्यालय, स्कूल खोला जाएगा आपके नाम पे, तो आपकी ज़मीन का सही उपयोग होगा, एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका ऊपर से अब कोई दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं। नेताजी भी निराश होकर लौट गए। इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र है हरिहर काका, आंगन, खेत, खलिहान, अलावा बगीचे। तो उसी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना, अब गांव में एक ही चर्चा हरिहर काका के बारे में जो ये सब हो गया है वही चर्चा हो रही है। लेकिन हरिहर काका ने अपने बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों लोगों में से किसी को अपनी जमीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते। दोनों ओर के लोगों को जबरदस्त अंगूठे के निशान लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा। अब लोग ये सोचेंगे कि दोनों ने जबरदस्ती निशान तो ले लिए हैं, तो उनके मरने के बाद इनकी जायदाद का हकदार कौन होगा। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती, लोग बात ही करते हैं बस गांव वाले। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता है, फिर भी जो कानून जानता है ना उससे बार बार पूछ लेता है, कोई समाधान नहीं निकलता, रहस्य खत्म नहीं होता, आशंकाएं बनी रहती है। लेकिन लोग आशंकाओं को नज़रअंदाज कर अपनी पक्षगरता शुरू कर देते हैं। बातें तो करते हैं पर वो जिसमें है वो पक्षगरता शुरू कर देते हैं। उत्तराधिकारी ठाकुरबाड़ी को मिलता तो ठीक रहता, दूसरा और लोग कहते हैं कि हरिहर के भाइयों को मिलता तो अच्छा रहता। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल गई। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं। जिस खबर हाथ लगती वो नमक मिर्ची लगाकर आगे जाने देते लोग। एक खबर आती कि महंत जी हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे, अंगूठे के निशान लेने के बाद हरिहर काका को खत्म क्यों नहीं किया। एक दूसरी खबर आती है कि हरिहर मरेंगे तो उनका अग्नि प्रदान के लिए ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों के बीच काफ़ी लड़ाई होगी। ये लोग बातें कर रहे हैं ऐसी। तो एक तीसरी खबर आती है कि मृत्यु के बाद जमीन पर कब्जा कौन करेगा। चौथी खबर आती है कि महंत जी के निर्णय ले लिया है, मृत्यु के बाद देश कौन कौन से साधुओं को वह बुलाएंगे। रहस्यात्मक बयानवी खबरें से गांव का आकाश आच्छादित हो गया है। दिन प्रतिदिन आतंक माहौल गहराता जा रहा है। लोग ऐसे सब बातें कर रहे हैं ऐसी, और हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन है, अपनी जिंदगी के शेष दिन काट रहे हैं।
एक नौकर रख लिया है, वही बनाता है, खिलाता है, सेवा करता है। उनके हिस्से की ज़मीन में जितनी फसलें होती है, अगर वो चाहते तो मौज की ज़िंदगी बिता सकते। गूंगेपन का शिकार अब हो गए, वो कुछ नहीं बोलते। कोई बात कहो तो जवाब नहीं खुलती, खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारते रहते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं है। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं। जिसका धन वह रहे उपास, जिसका धन वह रहे उपास, मतलब जिसका धन है वो सुख से खा नहीं सकता। खाने वाले करे विलास, यानी कि जो भोगते हैं वही आनंद मौज करते हैं। अब तक जो नहीं खाया था, दोनों जून उनका भोग लगा रहे हैं, यानी कि दोनों तरफ से वो भोग लगा रहे हैं, यानी कि उनकी हरिहर काका की सेवा कर रहे हैं। लेखक ने हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में बताया था कि मैं हरिहर काका के पास कल भी गया था, आज भी गया, लेकिन वो मेरे सामने देखकर फिर नीचे मुड़ गए। वो कल भी कुछ बोले नहीं, आज भी कुछ बोले नहीं। तो ऐसी परिस्थिति हरिहर काका की हो गई है, इसलिए वो बोले तो क्या बोले। तो ये जायदाद से भी लोग अच्छी तरह से सुख समृद्धि से रह नहीं सकते। जो भुगतते हैं उनकी जायदाद, जो नहीं भुगतते और नहीं है वो फिर भी दूसरे की भुगतते हैं। तो ऐसे हरिहर काका का चैप्टर है, वो आप अच्छी तरह से 2 बार रीड करके कर लीजिएगा तो आपको सब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।